Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त कैपिटल बायोफ्लॉक फ़िश फार्म जो B17 के बिलमुकाबिल है वहाँ पे मौजूद हूँ और इसके मालिक मलिक मुबश्शिर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं फार्म के हवाले से। जी मुबश्शिर साहब, हम आपके पास हाजिर हुए बिहाड़ी से। हमारे दोस्त हैं अंसारी साहब, ये भी हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी हमारे क्लास फेलो हैं, हमने इकट्ठे किए थे। तो हमने मालूमात लेने बायोफ्लॉक के बारे में। ठीक है। तो सिलसिले में मेरे जहन में तो सिंपल सा एक सिलसिला था कि एक ही टैंक बना लें 50 फुट का, 18 फुट 18 बाई 50 का, और उसको भी जो है ना 4 फुट अंडरग्राउंड करें। अच्छा जी, ठीक है। और उसकी जो है ना दीवारें हम ईंटों से बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद जो है ना अंदर बाहर से उसको हम प्लस्तर करके, तो बाहर से उसको सपोर्ट देंगे। बाहर एक कच्ची दीवार है, उसके दरमियान ये पक्की दीवार और कच्ची दरमियान जो है ना 3 फुट स्पेस दे रहे हैं। उसमें जो हमने अपने जहन से सोचा, किसी से गाइडेंस ले ली, उसमें हम मिट्टी भरेंगे गीली करके, ठीक है, साथ पानी। तो वो सपोर्ट होगी, जितना हम ऊंचा जाएंगे वो पक्की दीवार के अंदर जो है वो कौन की उसको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो उसमें मेरे जहन में तो था कि उसको हम जो है ना 10-12 फुट तक ऊपर लेके जाए। अच्छा, ठीक है। 4 फुट अंदर नीचे, 7-8 फुट ऊपर, ठीक है। तो उससे हम ये करना चाहते हैं कि उसके अंदर हम मछली भी पालें और साथ सप्लाई भी, वाटर सप्लाई का, ठीक है, फील्ड्स के लिए। जी जी, ठीक है। वो टैंक के बाहर जो है ना एक छोटा पॉन्ड बना के, तो उसमें जो है ना सप्लाई देंगे। इसमें आप पहले ये देखें ना कि आप इसमें मछली पालना कौन सी चाह रहे हैं। अगर तो आप कन्वेंशनल फार्मिंग करना चाहते हैं, और कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर आप कहते हैं कि जो सिंपल IMC फैमिली की जो मछलियाँ हैं आप उनको अगर पालना चाहते हैं, इसमें जो पॉन्ड्स में, तालाबों में, डेमो में, इनमें लोग पालते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो आपके कन्वेंशनल तरीका है फिश फार्मिंग का, उसको अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि हर मछली की दूसरी मछली से ब्रीड अलग है, फिर उनकी ऑक्सीजन डिमांड्स अलग हैं, उनकी देखें, ऐसा आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझा देता हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है। अगर आप एक अच्छे लेवल पे फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको जो अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है वो फ़िश फार्मिंग को नज़र में रख के करना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक आपके पास सिंपल टैंक है, उस जगह को, या उस जगह पे आप एक टैंक बना के उस जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं, और फिर उससे आगे आपका जो मेन पर्पस है वो आगे ज़मीनों को पानी देना, वो टोटली सिनेरियो अलग हो जाता है कि यार ठीक है, ये जगह थी, इसमें पानी हमने भर लिया, अब इसमें हम कुछ चंद दाने जो है ना वो मछली के डाल देते हैं, और मछली पाल गए तो पाल जाए तो ठीक है, जितनी भी बड़ी हो जाए वो भी हमें कोई उसका इतना इशू नहीं। ये अलग एक पूरी एक इसकी ना प्लानिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इसमें हाई डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग करना चाहते हैं वो भी फिर अलग एक पॉइंट आ जाता है। जो हाई डेंसिटी में बेसिकली ये हो जाता है ना कि आप रेगुलर जो एक मछली को रिक्वायर्ड है वाटर, उससे ज़्यादा उसके अंदर अगर आप उसमें मछली पाल रहे हैं, जो जदीद तरीके है आजकल, ठीक है। फिर जो एक मेन आपके पास चीज़ है जो आपने अभी बताया कि आप कंक्रीट का एक टैंक बना रहे हैं, और उसके अंदर आप जो है ना वो साइडों से उसकी दीवारों को आप वो करते हैं, और हाइट आप उसकी या डेप्थ आप उसकी बता रहे हैं कि 10 फुट या उससे ज़्यादा भी आप रखना चाह रहे हैं। देखें, मछली, काफ़ी सारी मछलियों की ये हैबिट होती है कि हर 5 मिनट के बाद वो टॉप टू बॉटम भी स्विम करती है। ये कुदरती तौर पर एक उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी हुई है। जैसे इंसान है, खाना खा के चलता फिरता है, जब वो चलता फिरता है तो उसकी कैलोरीज बर्न होती है, या वो कोई काम करता है तो उसकी कैलोरीज बर्न होती है। मछली जब तैरती है तो उसकी कैलोरीज बर्न होती है। अब जितना बड़ा आप उसको मीडियम देंगे, अब ये बात फिर उसी पहले पॉइंट की तरफ जा रही है कि अगर आपका कोर बिजनेस फिश फार्मिंग है तब आप इतनी बारीकियां सोचेंगे। तो जितना बड़ा आपका टैंक होता जाएगा, वाटर डेप्थ भी उसमें ज्यादा होती जाएगी और वाटर प्रेशर भी उसमें ज्यादा होता जाएगा।
उसके वजह से वाटर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको उसके अंदर जो कंक्रीट डालनी है या जो आप उसकी बेस बना रहे हैं वो भी मजबूत बनानी पड़ेगी। और ज़्यादा वाटर डेप्थ होने की वजह से जब मछली टॉप टू बॉटम स्विम करेगी तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब वो एनर्जी ज़्यादा लगाएगी तो वेट गेन का फार्मूला होता है कैलोरीज इनटेक माइनस कैलोरीज बर्न। तो जब वो टॉप टू बॉटम स्विम करेगी, जगह ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, सफर ज्यादा होगा, तो कैलोरीज बर्न भी ज्यादा होगी। तो जो 4 महीने में तैयार होनी चाहिए चीज वो 8 महीने में तैयार होगी। समझ रहे हैं? अब आपको तो फायदा हो गया, आपने टैंक बड़ा बनाया, डेप्थ ज्यादा रखी, उसके अंदर स्टोरेज ज्यादा होगी, वाटर स्टोरेज ज्यादा होगी ना। लेकिन वाटर स्टोरेज का अगला नुकसान क्या हो गया कि उसके अंदर जब आप जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और आप उससे फिर रिजल्ट भी निकाल रहे हैं कि यार मैंने इसमें साल पहले मछली डाली थी, साल बाद निकाली, अब उसका ये रिजल्ट है। तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपने ये देखना है कि आप पहला फोकस ये रखें कि क्या उसको वाटर स्टोरेज के लिए टैंक को यूज करना है या उसको आपने फिश फार्मिंग के लिए यूज करना है। तो फिश फार्मिंग के लिए जब आप बनाएंगे तो हम स्टैंडर्ड्स की तरफ जाएंगे। स्टैंडर्ड्स के अंदर आप देखेंगे कि यार आप जो डेप्थ रख रहे हैं वो कितनी रख रहे हैं, फिर टैंक का वाया कितना रख रहे हैं, फिर उसकी ऑपरेशंस क्या है। लंबा चौड़ा ये फिर सिलसिला आ जाता है। हाँ, वक्ती तौर पे आप अगर उसमें पानी रखना चाहे तो वो तो आप किसी भी तालाब में, नदी नाले में, कोई भी कन्वेंशनल तरीके से जो पॉन्ड्स बनते हैं उनमें आप एक पॉन्ड बनाएं और उसमें आप कुछ भी डाल दें, वो जिंदा रहेगी। लेकिन जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए फिर सिस्टम का डिजाइन अलग है। ज्यादातर जो तालाब भी बनाए जाते हैं वो 5 या 6 फुट बनाए जाते हैं, ऊपर का 2 फुट वाला एरिया छोड़ दिया जाता है और 4 फुट उसमें या 5 फुट उसमें आप पानी रख सकते हैं। 4-5 फुट पानी इसलिए उसमें स्टोर किया जाता है कि एक तो उसकी जो डेप्थ है वो मेंटेन रहे, जो 4 फुट 5 फुट जो उसमें प्रेशर है वो मेंटेन रहे, और उसके अंदर से फिश का जो रिजल्ट है वो अच्छा उसमें से हासिल किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप वाया उसका सरफेस एरिया अगर आपके पास ज्यादा है, आप सरफेस एरिया बड़ा कर दें और डेप्थ को कम कर दें। अच्छा, ये मेरी सजेशन है आपको। और कंक्रीट का मत बने, कंक्रीट का बनाएंगे तो कंक्रीट में मेंटेनेंस ज्यादा है। अगर उसमें कहीं पे लीकेज आ गया, उस लीकेज को आपने फिर खत्म करने के लिए आपको मेहनत लगेगी। आजकल सीमेंट और बाकी जो चीजें हैं वो भी आपको पता है कितनी महंगी है, वो फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखें, जैसे लेट से यहाँ पे ये जो टैंक्स बने हुए होते हैं ज़्यादातर तारपुलिन के बने हुए होते हैं, तारपुलिन के अंदर अगर लीकेज आ जाती है तो जो टायर ट्यूब को पंचर लगता है वो पंचर लगा के उसका हल किया जा सके। वो आपका अपना लेबर भी लगा सकता है, आप खुद उसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और वो उसी वक्त वापस आप उसमें पानी का लेवल ऊपर करें तो उसी वक्त सेट हो जाता है। कंक्रीट के टैंक में जब आप ये काम करेंगे, पहले वो खुश्क होगा, फिर उसका रिपेयर होगा, फिर उसके ऊपर कोटिंग होगी, एपॉक्सी कोटिंग जो आप करेंगे, ताकि देखें ना पानी का पीएच जो है ना, जब आप कंक्रीट में बनाएंगे तो सिंपल कंक्रीट में अगर रखेंगे तो पीएच के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये भी फिर मैं बता रहा हूँ ना, एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी जुड़ती जाएगी और चेन लंबी हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो लीकेज सीपेज का इशू आएगा उसके लिए आपको एक बाकायदा प्रोफेशनल मिस्त्री चाहिए होगा जो उसको ट्रीट करेगा। पानी निकालेंगे, खुश्क करेंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना आप उस चीज को आगे चलाएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि करना क्या, फोकस यही रखें। यानी इसके लिए अगर हम जो है ना फिश फार्म बायोफ्लॉक अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने जैसे ये ख़ास डिज़ाइन में जो टैंक बनाए इस अंदाज से बनाए। देखें, बायोफ्लॉक में टैंक की कोई वो नहीं है कि टैंक कैसा होना चाहिए। अच्छा, अगर बायोफ्लॉक की बात की जाए, ठीक है, आप ज़मीनी तालाब भी बना के उसमें भी बायोफ्लॉक कर सकते हैं, आप कंक्रीट का बना के भी उसमें भी बायोफ्लॉक कर सकते हैं। बायोफ्लॉक इससे लिंक्ड अप नहीं है कि टैंक का डिजाइन क्या होना चाहिए। टैंक का डिजाइन लिंक करता है कि आपका सेटअप कैसा है और आप उसको कितना इजीली ऑपरेट करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप उसके ऊपर कितने पैसे लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक गोल टैंक इसलिए बनाए जाते हैं कि गोल टैंक के सेंटर के अंदर जो है इसका जो है वो ड्रेनेज चैम्बर डाला जाता है। उसमें क्या होता है कि उस सेंटर से आपकी आउटर वॉल्स का सारा डिस्टेंस इक्वल होता है। तो जब आप उसमें से पानी निकालते हैं या फ्लश आउट करते हैं
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है और सारा साइडों से उसका जितना नीचे जिसको हम स्लज कहते हैं बायोफ्लॉक की जुबान में, जितना स्लज होता है वो टुवर्ड सेंटर चला जाता है और सेंटर से वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है। तो इस वजह से इसका डिजाइन जो है वो ज्यादातर गोल रखा जाता है ताकि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे हर एक से सेम हो और सेंटर में आप उसका आराम से कंट्रोल कर सकें। जब आपने इसमें वाटर लेवल डाउन करना होता है तो वो सारा का सारा पानी कम होते होते, अब टैंक जितना भी बड़ा हो, जैसे यहाँ बड़े भी टैंक है छोटे भी टैंक है, बड़े टैंक में भी अगर मछली पकड़नी है तो वो बड़ी आसान है, छोटे टैंक में भी पकड़नी है तो बड़ी आसान है। क्योंकि पानी क्या है, जब आप कम कर रहे हैं लेवल तो ऐसे उस सर्कल को या उस सर्कमफेरेंस को कम करता जा रहा है, तो एंड पे वो इतना कम रह जाएगा कि वन मैन ऑपरेशंस होंगे उसमें, एक बंदा भी उससे ऑपरेट कर लेगा और उसको निकाल लेगा। यही अगर आपका चकोर हो और आप चकोर में भी सेंटर में लगाएं और सेंटर में से अगर आप निकालें, लेकिन फिर उसका जो डिस्टेंस टुवर्ड्स वॉल्स है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिविल वर्क की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ जाती हैं कि आपका टैंक अगर टिल्ट है किसी एक साइड पे, तो उस साइड पे गोल्ड टैंक में क्या होता है कि उसका पेट निकल आता है बाहर वाली तरफ। जब आप चकोर टैंक में टिल्ट करेंगे, कहीं पे मिस्त्री ने गलती कर दी, नीचे से बेस गलत बनाई, जब आपने पानी, जैसे ये एक ग्लास है, ये अगर अभी सीधी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर ये जो पानी है ये सारा बिल्कुल सीधा है। अगर ये हल्का सा टिल्ट होता तो ये ऐसे, इसका वाटर लेवल ये होगा, दिखने में ये सीधा ही लग रहा है, लेकिन आप अंदर इसके पानी को अगर देखेंगे तो ये पानी इस तरह, तो सारा का सारा प्रेशर इस वाली जगह पे आ गया। अब जब ये गोल बना हुआ है ना तो इसने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये यहां से टूटेगा नहीं या निकलेगा नहीं। अगर यही चकोर बना हुआ होगा तो क्या होगा, ये वाली जो दीवार होगी ना, इस पे जितना इसके अंदर पानी या सारा प्रेशर इस पे, ये दीवार टूटने का ज्यादा खतरा है। फिर स्लज रिमूवल, ये खैर बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, ये तो पूरे दिन का भी आप अगर बैठ के इस पे गपशप लगाएं तो वो कम है। मलिक साहब, हमें ये बताइए कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया ये जदीद किस्म की फार्मिंग का? देखें जी, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जदीद तरीके से जो है वो फार्मिंग की जा रही है। ठीक है, बायोफ्लॉक के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो बायोफ्लॉक पाकिस्तान के अंदर 2018 से मौजूद है। हम लोगों ने खुद 2018 से काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो मेन चीज ये आती है कि आप देखते हैं कि गैप कितना ज्यादा मौजूद है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। फिशरीज के अंदर मैं कहता हूँ इस टाइम के ऊपर भी इतना बड़ा गैप मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फार्मिंग की जा रही है, ठीक है, वो फार्मिंग अगर आप उसको डबल भी कर देना तो तब भी आप पाकिस्तान की सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर सकते। और फिर हमारे जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, उन पड़ोसी मुल्कों में इंडिया और चाइना, ये दो, उन 5 कंट्रीज में से ये 2 वो नाम है जिन्होंने ग्लोबली पूरी दुनिया के ऊपर फिशरीज के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि बायोफ्लॉक हो या कोई भी फिश फार्मिंग, उसके अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है। आप उसके अंदर अगर आना चाहते हैं तो आप आए, लेकिन राइट नॉलेज के साथ है। अच्छा मलिक साहब, आपने ये जो फार्म बनाया, इसकी बाकायदा कोई कहीं से ट्रेनिंग ली, कोई तालीम ली, कैसे इसको चलाते हैं, मैनेज करते हैं? कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली जी, कहीं से भी कोई इस चीज के ऊपर कहीं से बनवाया नहीं, खुद बनाया, सारा खुद डिजाइन किया, सारी वर्किंग खुद की। बुक नॉलेज है, बुक नॉलेज को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है जो आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट इस्लामाबाद में अलग है, लाहौर में अलग है, कराची में अलग है, ठीक है, किसी भी और शहर में अलग होगा, वहाँ पे हवाएं अलग तरीके से चलती हैं। फिर उस एरिया के मुताबिक आप उस नॉलेज के अंदर, जो बुक नॉलेज होता है या बाय बुक जिस चीज को आप कहते हैं आप चलते हैं, उसको आप अपने एरिया के मुताबिक उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की हैं। ठीक है, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज है, बारिशें बड़ी जो है ना, दिन को बहुत ज्यादा गर्मी है तो शाम को यहाँ इस्लामाबाद में बारिश हो जाएगी, कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे उसके मुताबिक उसको आपने चेंज करना होता है। तो ये सारा बुक नॉलेज है जी, किताबें भरी पड़ी हुई हैं। मलिक साहब, बड़े से बड़ा तो जितना इसको आप बढ़ाते जाएं, लेकिन कम से कम कितने पैसे में ये काम एक आम आदमी शुरू कर सकता है? देखिए, मैं ये बात ऐसे नहीं इसको लगाऊंगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब के ऊपर या किसी भी मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है कि आप 1 लाख से एक टैंक लगाएं या 5 लाख से, व्हाट्सएवर जो भी एक कोटेशन है, या यहाँ से यूं लगाएं या वैसे लगाएं। आप 1 टैंक लगाएं या आप 10 टैंक लगाएं, आपके पास अगर इसके लिए नॉलेज नहीं है और आपको इसमें ये नहीं पता है कि आपने
इसको चलाना कैसे, बनाना नहीं चलाना कैसे। तो आपके लिए ये काम बिल्कुल जो इसे कहते हैं ना, ये फेल है, ये फ्लॉप है, ये बायोफ्लॉक नहीं बायोफ्लॉप है। तो इसका मतलब है कि पहले किसी फार्म में वक्त लगाया जाए, सीखा जाए काम को, कैसे क्या क्या बेसिकली क्या किया जाए। ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी मैं ये नहीं कहूंगा कि इतनी ज्यादा सेटल्ड अप हो गई है कि आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो वहां पे जो बहुत चंद लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी बंदा जो है वो सही काम नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं काम, ठीक है। लेकिन क्या वो लोग आपको सही सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म लूप होल्स भी होते हैं, हर बंदा अपनी चीज नहीं बताना चाहता समटाइम्स, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि आप इसके ऊपर बुक स्टडी करें, पहले आप बेसिक्स देख लें कि क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक टैंक लिया, उसके अंदर आपने पानी भरा, उसके अंदर आपने मछली डाल दी, उसमें आपने हवा लगा दी और आपका काम हो गया। इसके अंदर बायो और केमिस्ट्री इन दोनों का मिक्सचर मौजूद है। एक चीज दूसरी चीज से रिएक्ट कर रही है और उसके मुताबिक आपके पानी के अंदर पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा कि कौन सी चीज किस चीज के साथ मिक्स होके क्या रिएक्ट कर रही है और उस रिएक्शन का फिश के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और फिर उसके मुताबिक आपका कल्चर कैसे स्टेबल अप हो रहा है। बायोफ्लॉक बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ऊपर जीरो वाटर एक्सचेंज के ऊपर काम किया जाता है। आपने एक दफा टैंक में पानी भर दिया, अब आपने इसमें से पानी नहीं निकालना। अच्छा, अगर आप ये कर रहे हैं कि कुछ मछली ने आज खुराक नहीं खाई लेट से, और आप कहते हैं कि ठीक है जी कल इसका पानी तब्दील कर दो, इनिशियल स्टेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इनिशियल स्टेजेस के अंदर जब फ्राई फिश आती है तो उसमें आप वाटर एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप इसमें बायोफ्लॉक का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, कल्चर डेवलप करने के बाद आपकी फिश अगर डिस्टर्ब हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उस वजह को ट्रेस किए बगैर आपने उसमें से पानी फौरन निकाला और आपने उसके अंदर जी नया पानी डाल दिया और हर 5-10 दिन बाद यही काम आप कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज है, ये प्रैक्टिस टोटली गलत है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, इसको ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि आप इसको ऐसे कम जगह के ऊपर लगा सकते हैं और इसके अंदर कम पानी का इस्तेमाल करके, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट इसमें से ले सकते हैं। और इसी चीज ने लोगों को बड़ा ड्रैग किया है। ये बात एक और अलग क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाती है कि जिसकी वजह से जब लोग कहते हैं कम जगह के ऊपर ज्यादा फार्मिंग, तो लोग इसको कहते हैं एक टैंक में 1000 मछली या एक टैंक में 1500 मछली या व्हाट्सएवर जो भी आपका उसमें रेशो है। मेन चीज ये होती है कि आपने अपने वाटर के ऊपर वाटर वॉल्यूम के मुताबिक आपने देखना है कि आपकी स्किल क्या है। उस स्किल के मुताबिक जिस वाटर वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हैं, उस वाटर वॉल्यूम को आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो डिस्टर्ब होता है तो, और फिर उतना आपके पास नॉलेज है कि वो डिस्टर्ब हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके मुताबिक फिर आप उसके अंदर देखेंगे कि जो फिश आप इसमें पालना चाह रहे हैं उसकी क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है। वो 10 लीटर पानी में रहना चाहती है, 20 लीटर पानी में रहना चाहती है या 30 लीटर पानी में, उसके मिजाज के मुताबिक चलना है आपने, उसके मुताबिक आपने देखना है। अब यही नॉलेज भी तो नहीं है ना। आपको अगर किसी, मैं लेट से अगर मैं यही यूट्यूब पे बैठ के आपको कह देता हूँ जी आप एक मछली को पालने के लिए 10 लीटर पानी कम से कम रखें एक टैंक में, तो आप उसी को मान लेंगे। तो इसका मतलब है यूट्यूब को देखकर लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, मिसगाइड हुए होंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जहां कुछ एक चीज जो है वो फायदा पहुंचाती है, वो नुकसान भी साथ, प्रोज एंड कॉन्स आपके मौजूद है। ये तो और इस चीज का ब्लेम आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। हर बंदे के पास अपना ख्याल रखना या अपनी एक उसकी जाती राय होना, उस पर आप किसी को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। मेन चीज ये है कि आपने उसमें से पिक क्या किया। जैसे मैं अभी आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ, कल को इसमें से कोई बंदा 4 चीजें पिक करके कोई एक अपना काम कर लेता है तो वो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस वाली बात है। आपके पास जब तक एक मुकम्मल इल्म नहीं है, और ऐसा नहीं है जैसे हमने स्टार्ट किया हमने लाखों रुपए का नुकसान किया। हम ये नहीं कहते कि हमने नुकसान, आज तक भी हो जाता है समटाइम्स, हमारा ये 5वां साल है। लेकिन क्या हम उस चीज को यूं नहीं कर रहे कि हम बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि आप ये करें जी, आप जो मैं कर रहा हूं मैं वो आपको बता सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं। अब मैं आपको अपना जो नुकसान हुआ क्या वो लैक ऑफ नॉलेज था। देखिए लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता, बेसिकली एनवायरनमेंट जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि पिंडी इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट अलग है, लाहौर का अलग है, कराची का अलग है, वैसे ही मुख्तलिफ इलाकों का अलग है।
बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बाहर से अडॉप्ट की हुई टेक्नोलॉजी है। बाहर की वीडियोस को देख के यहाँ पे एज इट इज आप उसके मुताबिक उस चीज को सेम एज कॉपी करेंगे तो उसके अंदर से आपको कभी भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने उसको चेंज करना है। जी बिल्कुल। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट है। वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे लाया जाता है वो 27, 28, 30 ऑल अराउंड ईयर ये वहाँ का। मैक्सिमम जो गर्मी जाती है वो भी 32 तक जाती है, 34 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं है। तो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते होंगे उनको इस चीज़ का इल्म है इस चीज़ से कि ये ऐसी ही बात है। जब सबसे कम उधर जब ठंड पड़ती है तो जो टेम्परेचर सबसे नीचे लोएस्ट रेंज तक आता है वो भी 24, 25 है। तो एवरेज आप जब इसमें निकाल लेते हैं तो आपको एक वो रेंज मिल जाती है जिसके अंदर फिश, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज जो ग्रो कर रही है वो उसके लिए बेस्ट है। दैट इज 28 ऑप्टिमम रेंज। ठीक है, अब उसी चीज को आप उठा के यहाँ पे ला के टैंक्स वैसे ही बनाना शुरू कर दें, वैसा ही सारा सिस्टम रख लें, तो वो चीज आपके लिए नुकसान ही का बायस है। यहाँ पे गर्मी की अगर मैं बात करूं तो 50 तक भी टेम्परेचर जाता है, विहाड़ी में तो इससे भी ऊपर समटाइम्स चला जाता होगा। ठीक है, ठंड की अगर हम बात करें इस्लामाबाद में 0 भी होता है टेम्परेचर। ठीक है, और कोई पता नहीं आने वाले टाइम में माइनस में भी चला जाए। विहाड़ी में भी लोअर लिमिट जो है वो काफी डाउन है। तो हमारे मुल्क के अंदर एक्सट्रीम्स है, सर्दी का भी एक्सट्रीम है, गर्मी का भी एक्सट्रीम है। तो मिडल रेंज के अंदर आपका एक वैक्यूम होना या एक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है एक कंट्रोल्ड फार्मिंग के लिए। माहाना तकरीबन, क्योंकि हर आदमी कारोबार करता है आमदन के लिए, तो माहाना या सालाना कोई बताएंगे कितनी बचत तकरीबन हो जाती है? बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहूंगा टू अर्ली टू आस्क है ये क्वेश्चन। आप अगर कहते हैं कि जी एक टैंक से क्या मुनाफा हो जाता है, क्योंकि इसी सवाल ने ना बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करता है, डीमोटिवेट भी करता है। मैं आपको कह दूं एक टैंक जो है वो 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है, 10 लोग कल आ जाएंगे, ठीक है जी हम लगा रहे हैं। अच्छा, यही मैं आपको कह दूं एक टैंक 10,000 रुपया दे रहा है तो वही 10 लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये आती है कि जब आप एक प्रोफेशनल काम करते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा सवाल ये है कि कितना बड़ा एक सेटअप होना चाहिए एक अच्छे स्केल के ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। क्या एक टैंक वाले लोग भी कुछ कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? ठीक है, बेसिकली अगर आपने बायोफ्लॉक का काम करना है और एक अच्छी फिजिबिलिटी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपका वाटर वॉल्यूम है वो आपका 2 लाख लीटर होना चाहिए। 2 लाख लीटर वाटर वॉल्यूम के ऊपर आप जब काम करते हैं तो ये हमारी, हम ये नहीं कहते कि होना ही ये चाहिए, ये हमारी अपनी फाइंडिंग्स है। ठीक है, 2 लाख लीटर के ऊपर जब आप काम करते हैं तो 2 लाख लीटर के ऊपर आपके टैंक डिजाइन्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि सेम साइज के आपके सारे टैंक्स लगे। शुरू में बायोफ्लॉक अलग किस्म का था, अब बायोफ्लॉक के अंदर भी बड़ी चेंजिंग्स आ चुकी हैं, बड़ी उसके अंदर जिद्दत आ चुकी है। आपका जो टैंक साइज है वो आपका डिसाइड करता है कि आपकी फिश जो एंड में हार्वेस्ट हो रही है वो किस साइज की है। तो लिमिटेशन ऑफ योर टैंक साइज विल डिसाइड कि आपके पास आगे आने वाली जो प्रोडक्शन है वो कैसी है। फिर ये टारगेट आप टैंक लगाने से पहले डिसाइड करेंगे कि मुझे 500 ग्राम की मछली चाहिए, 1 किलो की चाहिए, 1.5 की चाहिए, 2 की चाहिए। उसके मुताबिक वो टैंक डिजाइन होगा, बनेगा। मिनिमम वाटर वॉल्यूम आपका होना चाहिए 2 लाख लीटर। 2 लाख लीटर के अंदर से जब आप एक साल के एंड में सालाना यील्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जब उसमें से निकालेंगे तो इतना आपको मिल जाता है कि आप कहते हैं यार मैंने साल मेहनत की है तो इसमें से जो मुझे रिस्क मिला है, मैं कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे नहीं लेकिन एक ऐसे लेवल पे जिसको आप कहते हैं कि इसमें से आप वेयर एंड टेयर भी निकाल लेंगे, फार्म के एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे और अपने एक घर के अखराजात भी आप इसमें से बड़े आसानी से इसमें से आप निकाल सकते हैं। बाकी मेहनत आपकी अपनी है। आप इसके अंदर हाई डेंसिटी की भी फार्मिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल अच्छा होना ज़रूरी है और आप इसके अंदर एक नॉर्मल स्केल की भी फार्मिंग कर सकते हैं। तो सर 2 लाख लीटर पानी के लिए यानी वो टैंक के साइज यानी कितने फुट होना चाहिए? देखें, हम जो सजेस्ट करते हैं या जो हमने अभी तक देखा है कि रिजल्ट क्या आया है इन 4-5 सालों के अंदर, जब आपके पास मछली है ये डिफरेंट साइजेस के अंदर होती है। फ्राई स्टेज के अंदर ज्यादातर लोग जो सीड स्टॉकिंग करते हैं वो फ्राई स्टेज के अंदर करते हैं। 1/2 इंच फिश का साइज होता है और उसके अंदर आपकी जो है ना वो सारी स्टॉकिंग हुई होती है। उस 1/2 इंच के अंदर जब आप स्टॉकिंग करते हैं तो बायोफ्लॉक के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 6-8 महीने के अंदर आपकी मछली तैयार हो रही होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने मछली डाली किस साइज की है।
अर्ली स्टेज जिसको आप फ्राई स्टेज कहते हैं, उसके अंदर जब आप स्टॉकिंग करते हैं तो वो कम से कम 2.5 से 3 महीने लगा देती है नर्सरी स्टेज से निकलने में, पाउडर फीड छोड़ने में। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो है वो अपने बायोफ्लॉक कल्चर में शिफ्ट करते हैं या व्हाटएवर। हर बंदा अपनी एक अलग प्रैक्टिस करता है, कुछ लोग शुरू में ही कर देते हैं, कुछ लेट करते हैं। खैर ये भी फिर एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन जो टैंक साइज की आप बात कर रहे हैं, हम उसको ऐसे कहते हैं कि 2 टैंक्स आपके होने चाहिए छोटे, जिसके अंदर आप नर्सरी फार्मिंग कर सकें। उससे अगले आपके 2 टैंक्स होने चाहिए जो मिड रेंज, जिसमें आप ग्रो आउट टैंक्स कहते हैं, और एंड में आपके पास अडल्ट ग्रो आउट टैंक्स होने चाहिए। ऐसे दो टैंकों का आपका वेरिएशन होता है, तो टोटल 6 नंबर ऑफ टैंक्स होते हैं। आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें कि 2 टैंक आप लगा लें 13,000 लीटर के या 15,000 लीटर के। उससे अगले जो आपके कमिंग 2 टैंक्स होने चाहिए, वो कमिंग 2 टैंक्स आपके 30,000 लीटर्स के होने चाहिए, और उससे अगले जो 2 टैंक्स होने चाहिए वो 60,000 लीटर्स के होने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये बात फिर वजह कर दूं, जैसे जैसे आप अपना वाटर वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी उतनी ही उसके अंदर ना गलती करने का चांस जो है ना वो कम होना चाहिए। क्योंकि 60,000 लीटर का अगर आपका टैंक है और आपने उसमें अगर पानी भरना ही है, तो एक रेगुलर घर में जो पानी का बोर होगा वो आपका कम से कम 8 से 10 घंटे चले, अच्छा पानी का उसमें फ्लो हो, तो तब आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अब रोज भर और खाली नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग जो लगा रहे होते हैं वो टैंक 15,000 लीटर 20,000 लीटर से कम लोग टैंक्स लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि जल्दी भरा जाए और जल्दी। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप पहले उस पर हाथ साफ करें अपना। जब आप कल्चर बनाना सीख लें, बैक्टीरिया की वर्किंग सीख लें, फिश की ग्रोथ से देख लें, फिश का बिहेवियर देख लें, उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल करना सीख लें। उसके बाद आप आगे जाके बड़े पैमाने पे अपने सिस्टम को लगाएं, अपने सिस्टम को एक्सपेंड करें, फिर तो स्काई इज द लिमिट वाली कहानी है। आप जितना लगाएंगे आप उसमें से अपना निकाल लेंगे। करीब 15 फुट जो बनता है आपका टैंक, 15 फुट का, उसमें कितना पानी आ जाता है? देखें, डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड कर रहा है आपका कि आप उसको किस हाइट पे लगा रहे हैं। जो रेगुलर टैंक्स बनते हैं, जो रेगुलर तकरीबन 13 फुट का जो डायमीटर का टैंक होता है, उसके अंदर जो पानी रखा जाता है वो तकरीबन 12,500-13,000 लीटर पानी रखा जाता है। ठीक है, वाटर वॉल्यूम का फार्मूला है, आप इंटरनेट के ऊपर वाटर वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, 2πr स्क्वायर एच जो है वो इसका फार्मूला है। आप उससे आप इसको निकालें और आप कोई भी आपका एरिया आप उसका डायमीटर नाप लें और उसको आप इस फार्मूले पे लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसकी वाटर कैपेसिटी। और ये विहाड़ी के टेम्परेचर के लिहाज से मैं पूछूंगा कि इसमें जो है ना कितनी डेप्थ कितनी होनी चाहिए पानी की? देखिए, डेप्थ की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड है, जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं और जिसके ऊपर रिजल्ट अच्छा है, वो 4 फुट है। अच्छा, 4 फुट के ऊपर आप उसको लेके चले। आप अब 2 फुट रखते हैं, 2.5 फुट रखते हैं, 3 फुट रखते हैं या 10 फुट रखते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका आगे गोल क्या है। अगर आप 2.5 फुट के टैंक्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पीछे जो वाटर पंप लगा हुआ होगा वो हल्की क्वालिटी का लगा हुआ होगा, क्योंकि प्रेशर एंड फ्लो का जो लिंक है ना वो ऐसे है कि जिस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा उस जगह पे फ्लो कम आएगा, प्रेशर कम होगा तो फ्लो ज्यादा आएगा। फ्लो अगर आपका कम आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका उस जगह पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं? मतलब आपकी हाइट जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी जगह पे, उस जगह के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, तो जो फ्लो है ऑक्सीजन का या पंप का जो फ्लो आ रहा है वो कम होता जाएगा। आपको फिर उसके लिए पीछे या बड़े पंप लगाने पड़ेंगे या आपके पास पीछे अच्छा खासा एनर्जी का सोर्स मौजूद हो जिससे वो पंप ऑपरेट हो और वो पंप लगे। फिर छोटे पंप्स पे काम नहीं चलेगा। तो आपको ये पहले मद्देनजर रखना है कि बजट क्या है, फिर बजट के बाद वहां पे बिजली की क्या डिमांड है, फिर उसके बाद आप इतने बड़े वाटर वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अंदर बायोफ्लॉक के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका बैक्टीरिया है, आपकी ऑक्सीजन है, आपका टेम्परेचर है, आपके कल्चर है, आपकी फिश है, आपकी फिश की फिर फीड है, फिर फिश की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसकी डिफरेंट तरीके से जो साइजिंग सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं वो हैं। ये तो बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है फिर इसकी। तो सर ये आम जो है लोग चॉइस करते हैं मछली में कि रोहू मछली चाहिए,
तो इस सिस्टम में भी वो फेवर देखिए आईएमसी फैमिली की जो फिशेस होती हैं जिनमें आपकी कार्ब्स आ जाती हैं, बेसिकली ये एक्सटेंसिव एनवायरनमेंट को पसंद करती हैं, ये खुले में रहना पसंद करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो तालाब होते हैं या डैम होते हैं उनके अंदर से भी 1.5-2 किलो का रहू निकालना बहुत शादिर और नादिर नजर आने आता है। ठीक है, किलो से तो ऊपर होते हैं, लेकिन 1.5-2 किलो का एक अच्छा वेरिएशन उस वक्त पॉसिबल है जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो उसको बाहर से फीड भी दे रहे हैं, उसकी एरिएशन का भी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, या ट्यूबवेल उनका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। अगर कन्वेंशनल फार्मिंग की आप बात करें, इस फार्मिंग के अंदर अब आप देखें जो एक नॉर्मल जो एक तालाब बनाया जाता है वो 8 कनाल पे बनाया जाता है 1 एकड़ पे। 1 एकड़ का जो सरफेस एरिया होता है वो 43,000 प्लस माइनस कुछ स्क्वायर फुट होता है। 43,000 स्क्वायर फुट, और बायोफ्लॉक का एक बड़े से बड़ा टैंक भी 1,000 स्क्वायर फुट पे आ जाता है। तो 43,000 स्क्वायर फुट और 1,000 स्क्वायर फुट, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आप सोचें कि 43,000 स्क्वायर फुट के अंदर से अगर 1.5 किलो का या 1 किलो का रहू निकालने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो जब वहां पे उस तालाब में मछली का बच्चा डालते हैं तो वो आधी इंच का बच्चा नहीं डालते। आप देख लें कि रहू का जो काम कर रहा है या आईएमसी का जो काम कर रहा है वो 9 इंची 10 इंची इतना बड़ा बच्चा जो है वो उस टैंक में डाल रहा है या उस तालाब में डाल रहा है। फिर वो किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो के निकालते हैं, साथ फीड भी डाल रहे हैं, साथ पानी के पैरामीटर्स को भी मेंटेन करें। और सरफेस एरिया देखें ना, 8 कनाल, 43,000 स्क्वायर फुट। 43,000 स्क्वायर फुट को आप कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते 1,000 स्क्वायर फुट से। पल जाता है लेकिन फ्रूटफुल ग्रोथ नहीं देता। फ्रूटफुल ग्रोथ के लिए आपको इसको बड़ी एरिया के ऊपर, ना बड़ी वाटर बॉडीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आईएमसी इसके अंदर जो अच्छी फिशेस चल रही हैं वो तलापिया और पंगासियस है। तलापिया और पंगासियस का आप काम करें, वो इसके अंदर बायोफ्लॉक के अंदर उनका रिजल्ट अच्छा है। कितनी अकसाम की मछलियां हैं आपके पास मलिक साहब? सर हम तो कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ हमारा और भी, क्योंकि बैक एंड के ऊपर बहुत सारी वर्किंग चल रही होती है, लेकिन जो कमर्शियल लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो तलापिया और पंगासियस पे काम कर रहे हैं।